हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सब ने 11th क्लास की जर्नी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ पूरी करने वाले होंगे। किसी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले होंगे, किसी के चल रहे होंगे और किसी के एंड हो चुके होंगे। अब जो एक बड़ा क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि एग्ज़ाम के बाद और 12th क्लास स्टार्ट होने के पहले जो टाइम आता है उसको हम यूटिलाइज किस तरह से करें, या जो 12th एग्ज़ाम का जो सिलेबस है बायोलॉजी का उसमें हम किस तरह से तैयारी करें कि हमें साथ साथ में 11th का भी कुछ पार्ट हमारा कवर होता जाए। क्योंकि 12th क्लास के बाद हमें नीट एग्जाम फेस करना होता है, तो ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह से 12th और नीट को साथ में मैनेज करें। देखिए, अलग से कुछ नीट की एग्जाम की तैयारी अलग से तो कुछ होती नहीं है। 11th क्लास के जो चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के वो बहुत स्ट्रांग अगर हम तैयार कर लें उसको, तो हमें 12th क्लास में काफ़ी इजी हो जाता है। मतलब 11th क्लास के चैप्टर एक बेस की तरह है, जितना स्ट्रांग बेस हमारा होगा उतना प्रॉब्लम हमें कम जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 11th क्लास के ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो 12th क्लास में हमें यूज होने वाले होते हैं। अगर हम वो चैप्टर तैयार कर लेंगे तो हमारी आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। 12th क्लास का पार्ट हमारा काफ़ी कुछ पहले से तैयार हो जाएगा, और साथ साथ में जब हमारी 12th खत्म होगी तो 11th का भी वो पार्ट हमारा तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बताता हूं आपको कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं 11th के जो 12th क्लास में आपके बेस का काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th के जो चैप्टर्स हैं, देखिए सबसे पहले उसमें यूनिट आती है एक रिप्रोडक्शन। अब मैं 11th के चैप्टर्स बताता हूं कि कहां आपको कौन से किस चैप्टर में किस तरह की चीजें पढ़नी होती हैं। ये जो पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसके लिए आपको बेसिकली देखिए एक 11th क्लास का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा प्लांट किंगडम, फिर एनिमल किंगडम, ये बेसिकली चैप्टर्स आपको ध्यान होने चाहिए। इसके एग्जांपल्स खास करके रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, इसमें बेसिकली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट क्लासिफिकेशन को लेके एग्जांपल दिए गए हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में एनिमल किंगडम का भी कुछ पार्ट है, वहां पे आपको कुछ नाम इसके देखने मिलेंगे जो आपने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, वो सारी चीजें यहाँ पे यूज होंगी। ठीक है, फिर इसके बाद रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसके लिए कुछ मॉर्फोलॉजी वाला पार्ट भी आपको ध्यान होना चाहिए। मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के कुछ एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। चीजें कॉमन है, पढ़ी हुई है आपकी, बस ये है कि पिछले को रिलेट करके यहाँ पे आगे बताया गया है। फिर इसके बाद अगला चैप्टर जो आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक तो आपका एनिमल किंगडम वाला पार्ट यूज होने वाला है, एनिमल किंगडम का जो डेटा है, जो थ्योरी पार्ट है। दूसरा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम, और साथ में नर्वस सिस्टम का कुछ पार्ट और कुछ बेसिक मैकेनिज्म जो इस चैप्टर के हैं वो आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसके लिए आपको ये वाले चैप्टर्स तैयार करने होते हैं। 11th में बहुत इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है जो हर जगह यूज होता है, ऐसे दो चैप्टर्स हैं। कौन कौन से? एक है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और दूसरा है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, सेल साइकिल वाला चैप्टर, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये तो बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चैप्टर हो, 12th का कोई भी चैप्टर हो, वहां पे ये दोनों चैप्टर आपके यूज होने वाले हैं। ठीक है, और खास करके सेल डिवीजन, सेल साइकिल, क्योंकि क्रोमोसोम, जीन्स और किस तरह से चीजें होती हैं ये आपको हर चैप्टर में देखने मिलेगा, चाहे वो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर हो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला, या रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाला हो। फिर अगली जो यूनिट आती है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, ये काफी बड़ी यूनिट है, और यहाँ जो चैप्टर्स हैं इसके अंदर 3 चैप्टर्स आते हैं। यहाँ पे जो बेसिकली चैप्टर हमें यूज होने वाला है वो है सेल और सेल डिवीजन। बेसिकली इन चैप्टर्स में न्यूक्लियस, उसमें क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमोसोम, जीन्स, डीएनए, ये सारी चीजें होती हैं, और वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे इन चैप्टर्स में यूज होने वाली है। इस यूनिट से नीट एग्जाम में लगभग 6 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ज्यादा भी हो सकते हैं, 10 तक भी जा सकते हैं इन तीनों चैप्टर्स को मिलाकर। तो यहाँ पे चैप्टर जो है ध्यान रखने हैं, सेल साइकिल, सेल डिवीजन सबसे पहला, और दूसरा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अच्छा, ये वाला जो चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, इसका कुछ पार्ट, इसका कुछ बेसिक आपको मॉलिक्यूलर बेसिस में भी यूज होगा। तो ये वाला बेस यहाँ पे यूज होगा, और इसको तैयार करने के लिए आपको 11th का सेल साइकिल, सेल डिवीजन और सेल वाला पार्ट अच्छे से तैयार होना चाहिए। फिर इसके बाद अगली जो यूनिट आती है 12th क्लास में, ये आती है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। अब इसके लिए भी देखिए वापस आ जाते हैं अपन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन,
बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसका। फिर इसके बाद प्लांट किंगडम, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, और फिर एनिमल किंगडम। इस यूनिट में यही 3 चैप्टर फिर से यूज होने वाले हैं। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर से फंजाई के बारे में, प्रोटोजोआ के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में, सब चीज़ें यहाँ पे फिर से यूज होती हैं। तो आपको अगर वहाँ चीज़ें तैयार हैं तो इसमें आपको बहुत ईजिली आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। नेक्स्ट आता है बायोटेक्नोलॉजी। इस यूनिट के अंदर 2 चैप्टर्स आते हैं और इसमें जो बेसिक होता है 11th क्लास का वो सेम सेल साइकिल और सेल, और इसके अलावा जो ऊपर हमने पढ़ा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये वाला चैप्टर का बेस यहाँ पे आपका ये जब तैयार हो जाएगा तो आपको बायोटेक्नोलॉजी में बहुत आसानी जाएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट चैप्टर्स एक दूसरे से रिलेट करते हुए। बाकी सेल साइकिल, सेल डिवीजन, सेल साइकिल वाला पार्ट जो है वो आपका स्ट्रांग होना ही चाहिए ताकि आपको ईजी यहाँ पे चीजें हो जाएं। लास्ट यूनिट जो आती है 12th क्लास में ये है इकोलॉजी, और इकोलॉजी में आप समझ लीजिए कि सारी बायोलॉजी रख दी है। जो कॉमन चीजें हम पढ़ते हैं पोल्यूशन के बारे में, ऑर्गेनिज्म के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में, ये सारी चीजें फिर इकोलॉजी चैप्टर में कवर आती हैं। मतलब जो अपन ने 11th में पढ़ा है, जो 12th में पढ़ा है, उसका थोड़ा 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 लेके ये पूरी एक यूनिट तैयार कर दी गई है, और कुछ जनरल बायोलॉजी भी यहाँ पे रखी गई है। इससे भी 6 क्वेश्चन लगभग नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। 11th क्लास में आपने जो 22 चैप्टर्स तैयार किए हैं और 12th में आपके 16 चैप्टर्स हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। 12th जो होता है वो इजी होता है एज कंपेयर टू 11th, क्योंकि सिलेबस कम होता है, चैप्टर भी थोड़े कहीं ना कहीं छोटे हो जाते हैं। तो अगर आप इस तरह से तैयारी करेंगे कि हम पहले 11th के चैप्टर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें, और फिर 12th तो आनी है, वो तो हमें तैयार रखनी है, आने वाले समय में उसके लिए हमें तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये वाले चैप्टर्स मैंने आपको बताया कि कौन से चैप्टर कहाँ पे यूज होते हैं। इस तरह से तैयारी करने में आपको बेनिफिट ये होगा कि आपकी 12th तो साथ साथ में तैयार होती जाए, साथ साथ में चल रही है, पर उसके साथ साथ पैरेलली आपको 11th वाला पार्ट भी स्ट्रांग होता जा रहा है। भाई अभी नीट एग्जाम में लगभग काफी सारे क्वेश्चन जो होते हैं, 100 क्वेश्चन में से काफी सारे अबव 90 क्वेश्चन जो होते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही है। तो आपको एनसीईआरटी बुक तो स्ट्रॉन्ग करनी ही पड़ेगी, आपको एनसीईआरटी की थ्योरी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, और इस तरह से आप टारगेट यानी 12th क्लास का और साथ में नीट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आप अपने आने वाले समय को यूटिलाइज करिए और आप अपने चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग करते चलिए, ताकि आपका आने वाला जो 12th का पार्ट हो और जो नीट एग्जाम का पार्ट हो वो काफ़ी स्मूथ हो जाए। थैंक यू।